हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में। मैं नरेंद्र सर। आज आप लोगों को हम इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड पेपर आने वाले बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है सरल घनीय, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय। ठीक, अब ये क्या है, हमें इसको क्या करना है, क्रम वाइज व्यवस्थित करना, वो भी बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है जब हम सीढ़ी से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब सबसे कम को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले कम कौन हो जाएगा, सरल घनीय। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर यहां लिख लीजिए। ठीक, सरल घनीय, सरल घनीय, फिर अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट वाला हमारा क्या रहेगा, फलक केंद्रित घनीय। यहां लिख दे रहे हैं फलक केंद्रित घनीय। ये ठीक, क्या हो गया, फलक केंद्रित घनीय। ये संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार है। पहला है सरल घनीय, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित घनीय। ठीक, इसके अनुसार हमने क्रम वाइज बढ़ते क्रम में हमने व्यवस्थित किया। मतलब अब सरल घनीय का परसेंटेज कितना है, 52%। ठीक, और अंतः घनीय का, अंतः केंद्रित घनीय का दिया गया है, कितना होता है, 68%। जब आपको ये पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ ये चीज़ बताया गया था कि सरल घनीय कोष्ठक का परसेंटेज कितना होता है, ठीक, और अंतः केंद्रित फलक का कितना होता है, 74%। ठीक, ये तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। देखिएगा क्या दिया गया है, निम्नलिखित को संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरल घनीय, फलक केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय। ठीक, तो सरल घनीय का परसेंटेज कितना होता है, 52%, अंतः केंद्रित घनीय का 68% और फलक केंद्रित घनीय का 74% होता है। ये अगर आपको बता दें हम, ये क्वेश्चन जब आता है तो या तो इस तरीके से आएगा या तो आएगा कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका का परसेंटेज कितना होता है, तो वहां दिया रहेगा 52%, तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक, या 68% रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा, 74% रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा। लेकिन जो सही होगा उसी पर टिक आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप सब पे टिक लगा दें या फिर एक पर टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फलक केंद्रित का आएगा तो 74% पर टिक लगाएंगे। किस पर टिक लगाएंगे, 74% पर टिक लगाएंगे। अगर अंतः केंद्रित आएगा तो 68% पर, और सरल घनीय आएगा तो 52% पर टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या होती है। ठीक, फेस क्यूबिक सेंटर में, फेस क्यूबिक में, ठीक है, कितनी होती है एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, कितनी होती है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, वन लाइनर है, एक बार इसको पढ़ेंगे तुरंत आ जाएगा दिमाग में, कुछ करना नहीं है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफसीसी में दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी एवं मात्रक कोष्ठका के किनारे की लंबाई में संबंध बताइए।
तो जो FCC है, दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी है और उसकी लंबाई में संबंध बताना है। तो लंबाई में इसका संबंध होता है, आंसर यहां लिख लीजिएगा। क्या आंसर है इसका? होगा D इक्वल A/√2, ये हो जाएगा। ये क्या है? इसमें संबंध है, दूरी और लंबाई A में FCC के दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी के मात्रक कोष्ठका के किनारे की लंबाई A में संबंध बताया जा रहा है। ठीक, यह सिंपल सा ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन या फिर वह विकल्पीय में दे दिया। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो ये चाहे बहुविकल्पीय में आए, लॉन्ग में आए, लघुत्तरीय में आए, लघुत्तरीय में आए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ये पता ही नहीं है कि D क्या होता है, ये क्या होता है और √2 क्या होता है, तो आप कैसे जान पाएंगे? तब आप लिख नहीं सकते। इसलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए और तुरंत आ जाएगा। D हो गया, क्या हो गया? D दूरी हो गया, दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी हो गया और किनारे की लंबाई ये हो जाता है। इन दोनों के क्या है? संबंध बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्टों के उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या दिया गया है? प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? देखिएगा, वह विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन या किसी कार्बनिक विलायक में या किसी ध्रुवीय विलायक में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो क्या हमारे क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहे जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जो जिनका जलीय विलयन, दुर्बल विद्युत अपघट्ट वो होता है जिनका जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। मतलब जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाएंगे, और जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं या कम आयनित होते हैं, वो हमारे क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए पहले, प्रबल विद्युत अपघट्ट का फॉर एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक, क्या हो जाएगा? HCl NaCl, क्या हो जाएगा? NaCl, ठीक, NaCl, ठीक, और HCl NaCl, KOH NaOH, ठीक, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। और इसका देखिए उदाहरण, इसका हो जाएगा CH3 COOH NH4OH, ठीक, H2CO3, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप वहां अंतर में बता देंगे। अगर आ गया क्वेश्चन घुमा दिया, क्या कह रहा है? प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर लिखिए, तो आपको लिखना है केवल क्या लिखेंगे? जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके आयन पूर्णतया विलयन में विलीन हो जाते हैं या जलीय विलयन में विलीन हो जाते हैं, ठीक, या पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या लिखेंगे? ये पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल HCl NaCl KOH NaOH है, और इसका CH3 COOH NH4OH और H2CO3, ठीक। अगर आप इसी को लिख दे रहे हैं, अंतर आता है तो भी इसी को लिख दे रहे हैं, तो आंसर तब भी आपका सही रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 5वां, ठीक, क्या है? प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करना है? इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। चलिए हल करते हैं हम इसको। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए K बराबर 0.6932 अपान T हाफ, ठीक, क्या होता है? T हाफ। जहां हमें दिया गया है T हाफ बराबर 50 सेकंड, क्या दिया गया है? T हाफ बराबर 50 सेकंड, ठीक, क्या दिया गया है? T हाफ बराबर 50 सेकंड।
तो 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की प्रारंभिक मात्रा सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा 0.6932 अपान 50। ठीक, क्या हो जाएगा 0.6932 अपान 50। अब इसी को आप क्या करिए, इससे भाग दे दीजिए। भाग कैसे देंगे देखिएगा, हम इस दशमलव को यहाँ ला रहे हैं तो 6.932 इंटू 10 की घात -1 हो जाएगा। ठीक, जब दशमलव इधर आएगा तो -1 होगा और दशमलव इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, अपान 5 इंटू 10 की घात 1 कर दे रहे हैं। ठीक, 5 इंटू 10 की घात 1। अब 10 की घात 1 का मीन्स क्या है कि 10 की घात 1 अगर हम किसी का घात 1 दिया गया तो उसका मान उतना ही होता है, तो 10 पचे 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 6.932 क्या करेंगे 6.932 बराबर 6.932 इंटू 5 नीचे कर देंगे, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे यूं तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 इंटू 10 की घात -1 हो जाएगा। प्लस है ऊपर, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1 6 यहाँ 1 हो जाएगा तो हो गया 19, 5 5 जा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 5 3 जा। ठीक, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, 5 3 जा 15, यहाँ कितना बचा 15 4, 5 8 जा 40। ठीक, 3 बचे, 5 6 जा इतना आ गया। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 1.386 इंटू 10⁻²। ठीक, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका के बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, इसका वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा के बराबर इतना। ठीक, ये के बराबर 1.386 इंटू 10⁻²। ठीक, वेग स्थिरांक हमारा आ गया। के बराबर वेग स्थिरांक यहाँ सेकंड इनवर्स कर दीजिए ये। ठीक, हो जाएगा सेकंड इनवर्स 1.386 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स हो गया। एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 आता है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। कितना समय, तो हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना रहेगा। ठीक, तो समय कैसे निकलेगा देखिएगा, हमारा दिया गया है t½ इक्वल टू, हल यहां लिख लीजिए, हल। ठीक, क्या लिख लीजिए, हल। ये t½ इक्वल कितना दिया गया है 100 मिनट, कितना दिया गया है 100 मिनट। ठीक, ये अब वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, k इक्वल 0.693/100। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा आगे क्या है, ये तो हमारा निकला है। अब कह रहा है अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाए तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक, तो माना प्रारंभिक मात्रा ये तथा
प्रारंभिक मात्रा ये तथा t समय बाद a माइनस एक्स, t समय बाद बची हुई मात्रा a माइनस एक्स बराबर, ठीक। क्या हो जाएगा? बची हुई मात्रा a माइनस एक्स बराबर, तो यहाँ a माइनस एक्स हम लिख दे रहे हैं, यहाँ a माइनस एक्स बराबर कितना रह जाता है बची हुई मात्रा? 1/4, प्रारंभिक मात्रा का 1/4, तो कितना हो जाएगा? a इंटू 1/4, कितना हो जाएगा? a इंटू 1/4, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर a/4। क्या निकला है हमारा? a माइनस एक्स हमारा निकला है a/4। ध्यान दीजिएगा इस बात को, a/4 क्या निकल आएगा? क्या निकल आया? ठीक, a/4, यहां लिख दीजिए a/4, ठीक। तो हमारा दो चीज इसमें मालूम पड़ गया, a माइनस एक्स a/4 आ गया, ठीक, और k बराबर हमारा 0.693/2/100, दो चीज हमें कंफर्म हो गया, ठीक। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया गया है। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा? वेग स्थिरांक, तो क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र है इसका k इक्वल, चलिए हो गया, इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए इससे पहले होगा, आप दूसरा स्टेप देखते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक। देखिएगा, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल कितना हो जाएगा? 2.303/t log a माइनस एक्स, ये आपको सॉल्व करवाया गया था, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, k का मान अभी इससे पहले हमारा आया था, कितना आया था? 0.6932/100, ये आया था हमारा k का मान, ठीक। तो हो जाएगा 2.303/t log a का मान a प्रारंभिक मात्रा, a माइनस एक्स का मान आया था a/4, ठीक। तो हो जाएगा 6932/100 इक्वल 2.303/t। अब क्या करना है हमें? इसको ऊपर ले जाना है। क्या करना है? ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 4a/a, ठीक। तो क्या करेंगे अब हम? a को काट देंगे, ठीक। अब आगे जो हमारा आएगा, क्या आएगा? आगे देखते हैं, 0.6932/100, ठीक, बराबर 2.303/t log 4 आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा? log 4। अब आगे देखिए, log 4 आ जाएगा, log 4 तो क्या हो जाएगा? 0.6932/100 बराबर, देखिएगा 2.303, तो 2.303/t log 4 है, तो log 4 का मान हम रख देंगे। तो इसे अगर तोड़ेंगे log 4 को, तो क्या हो जाएगा? ये log 4, ये हो जाएगा 2 log 2,
ठीक। तो 0.6932/100 बराबर 2.303/T। तो 2 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010 0.3010, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.6932/100 बराबर 2.303/T। मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 जिरहियाँ 0, 2 1 2, 2 जिरहियाँ 0, 2 तिहाई 6, ठीक। कितना हो जाएगा 6020। अब हमें t का मान आराम से आ सकता, कैसे, इसको और इसको क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.6020 इंटू 100 अपान 0.6932। तो t बराबर हमारा हो जाएगा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे भाग दे देंगे, ठीक। और हम t हमारा आ जाएगा। देखते हैं भाग करने पर क्या आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। t इक्वल क्या हो जाएगा, t इक्वल 100 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.30, क्या आ जाएगा, ये दशमलव हटके 2 स्थान इधर चला आएगा तो 230.3 इंटू 6020 अपान 0.6932, ठीक। क्या हो जाएगा 0.6932 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 230.3 है तो 0.3 का मतलब कुछ मान लीजिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि है तो उसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर देखिएगा क्या आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 138.641 कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 138.641 अपान कितना दिया गया है 0.6932, 0.6932, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे भाग दे देंगे, क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे। जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा t बराबर आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 200 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 मिनट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये t बराबर 200 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताया जा रहा है। अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है, देखिएगा उस दिन भी बताए थे, अगले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था। बहुत जब अधिशोषण को बता रहे थे तो वहां बताया गया था, एक बार फिर इसको देख लीजिए। ये 2 नंबर में आते रहते हैं, ये क्वेश्चन कितने नंबर में, 2 नंबर में आते रहते हैं, इसलिए इसको देख लीजिए। पहला हमारा क्या है, यह वांडरवाल्स बलों के कारण बंधा हुआ होता है। क्या होता है, यह वांडरवाल्स बलों के कारण बंधा हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रासायनिक में सहसंयोजक बंध के कारण ये बंधा हुआ होता है, या रासायनिक बंध के कारण बंधा हुआ होता है। दूसरा, इसकी प्रकृति जो होती है विशिष्ट नहीं होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, अति विशिष्ट होती है, ठीक। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय हैं, क्या है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक। ये क्या है, प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन, रासायनिक अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और भौतिक अधिशोषण, यहां भी गलत है, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक। आगे क्या होता है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी जो होती है 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है।
इसमें क्या होती है 30 से 240 किलो जूल मोल होती है। ठीक, आगे अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। क्या होता है? अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। क्या होता है? अधिशोषण के लिए ये निम्न ताप सहायक हो, ताप बढ़ाने पर घटता है। ये ताप बढ़ाने पर घटता है। अगर आप ताप देते हैं अधिशोषण में तो ये घटेगा, लेकिन अधिशोषण के लिए, ठीक है, भौतिक अधिशोषण के लिए क्या होता है? निम्न ताप सहायक होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या है? अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। ये ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो आराम से ये रासायनिक अधिशोषण बढ़ता चला जाता है, रासायनिक बंध बनते चले जाते हैं। सातवां देखिएगा, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कौन? भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण क्या है? यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है। क्या करता है? यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक, यह भी क्या करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब कुछ चीजें हैं जो कॉमन है और कुछ विपरीत होती हैं। जैसे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। ठीक, ये था हमारा रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण के बीच अंतर। क्या था? भौतिक अधिशोषण के बीच अंतर। यहाँ दो जगह मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। ये शोषण है, ये अधिशोषण है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? जो मोस्ट टॉप क्वेश्चन थे ये हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पोस्ट कर करके आप देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। ठीक, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।